आप सुन रहे हैं गुनाहों का देवता। आज आप इसका सुनेंगे भाग 39। अगर आपने पिछला भाग नहीं सुना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ गया है, आप वहां जाकर सुन सकते हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि चंदर के दिन अच्छी तरह नहीं बीत रहे थे। उसने अपना अतीत भुला दिया था और वर्तमान को वह पम्मी की नशीली निगाहों में डूबो चुका था। भविष्य की इससे कोई खास चिंता नहीं थी। उसे लगता था कि यह पम्मी की निगाहों के बादलों और स्पर्शों के फूलों की जादू भरी दुनिया अमर है, शाश्वत है। इस जादू ने हमेशा के लिए उसकी आत्मा को अभिभूत कर लिया है। ये होठ कभी अलग न होंगे। यह वाह उपास इसी तरह उसे घेरे रहेगा और पम्मी की गर्म तरुण सांसें सदा इसी प्रकार उसके कपोलों को सिहराती रहेंगी। आदमी का विश्वास हमेशा सीमाएं और अंत भूल जाने का आदी होता है। चंदर भी सब कुछ भूल चुका था। अप्रैल की एक शाम दिन भर लू चलकर अब थक गई थी, लेकिन दिन भर की लू की वजह से आसमान में इतनी धूल भर गई थी कि धूप भी हल्की पड़ गई थी। माली बाहर छिड़काव कर रहा था। चंदर सोकर उठा था और सुस्ती मिटा रहा था। थोड़ी देर बाद वह उठा, दिशाओं की ओर निरुद्देश देखने लगा। बड़ी उदास सी शाम थी। सड़क भी बिल्कुल सूनी थी। सिर्फ 1-2 साइकिल सवार लू से बचने के लिए कानों पर तौलिया लपेटे हुए चले जा रहे थे। एक बर्फ का ठेला भी चला जा रहा था। जाओ बर्फ ले आओ, चंदर ने माली को पैसे देते हुए कहा। माली ने ठेले वाले को बुलाया। ठेला वाला आकर फाटक पर रुक गया। माली बर्फ तुड़वा ही रहा था कि एक रिक्शा जिस पर पर्दा बंधा था वह भी फाटक के पास मुड़ा और ठेले के पास आकर रुक गया। ठेला वाले ने अपना ठेला पीछे किया। रिक्शा अंदर आया। रिक्शा में कोई पर्दासीन औरत बैठी थी, लेकिन रिक्शा के साथ कोई नहीं था। चंदर को ताज्जुब हुआ, कौन पर्दासीन यहाँ आ सकती है? रिक्शा से एक लड़की उतरी जिसे चंदर नहीं जानता था, लेकिन बाहर का पर्दा जितना गंदा और पुराना था, लड़की की पोशाक उतनी ही साफ और चुस्त। वह सफेद रेशम की सलवार, सफेद रेशम का चुस्त कुर्ता और उस पर बहुत हल्के सरवती हलसई रंग की चुन्नी ओढ़ी थी। वह उतरी और रिक्शे वाले से बोली, अब घंटे भर बाद आकर मुझे ले जाना। रिक्शा वाला सिर हिलाकर चल दिया और वह सीधे अंदर चल दी। चंदर को बड़ा अचरज हुआ। यह कौन हो सकती है जो इतनी बेतकल्लुफी से अंदर चल दी? उसने सोचा शायद शरणार्थियों के लिए चंदा मांगने वाली कोई लड़की हो, मगर अंदर तो कोई है ही नहीं। उसने चाहा कि रोक दे, फिर उसने नहीं रोका। सोचा खुद ही अंदर खाली देखकर लौट आएगी। माली बर्फ लेकर आया और अंदर चला गया। वह लड़की लौटी। उसके चेहरे पर कुछ आश्चर्य, कुछ चिंता की रेखाएं थी। अब चंदर ने उसे देखा। एक सांवली लड़की थी, कुछ उदास, कुछ बीमार सी लगती थी। आंखें बड़ी बड़ी लगती थी, जो रोना भूल चुकी हैं और हंसने में भी अशक्त है। चेहरे पर एक पीली छां थी। ऐसा लगता था देखने से ही कि लड़की दुखी है पर अपने को संभालना जानती है। वह आई और बड़ी फीकी मुस्कान के साथ बड़ी शिष्टता के स्वर में बोली, चंदर भाई सलाम। सुधा क्या ससुराल में है? चंदर का आश्चर्य और भी बढ़ गया। यह तो चंदर को जानती भी है। जी हाँ, वह ससुराल में है। आप? और बिनती कहाँ है? लड़की ने बात काट कर पूछा। बिनती दिल्ली में है। क्या उसकी भी शादी हो गई? जी नहीं, डॉक्टर साहब आजकल दिल्ली में है, वह उन्हीं के साथ पढ़ रही है। बैठ तो जाइए, चंदर ने कुर्सी खिसका कर कहा। अच्छा, तो आप यहीं रहते हैं? अब नौकर हो गए होंगे? जी हाँ, चंदर ने अचरज में डूबकर कहा। लेकिन आप इतनी जानकारी और परिचय की बातें कर रही हैं, मैंने आपको पहचाना नहीं, क्षमा कीजिएगा। वह लड़की हंसी, जैसे अपनी किस्मत, अपनी जिंदगी, अपने इतिहास पर हंस रही हूँ। आप मुझको कैसे पहचान सकते हैं? मैं जरूर आपको देख चुकी थी। मेरे और आपके बीच में दरअसल एक रोशनदान था। मेरा मतलब सुधा से है। ओह, मैं समझा, आप गेसु हैं? जी हाँ, और गेसु ने बहुत तमीज से अपनी चुन्नी ओढ़ ली। आप तो शादी के बाद जैसे बिल्कुल खो ही गईं। अपनी सहेली को भी एक खत नहीं लिखा। अख्तर मियां मजे में हैं। आपको यह सब कैसे मालूम? बहुत व्याकुल होकर गेसु बोली और उसकी पीली आंखों में और भी पीलापन आ गया। मुझे सुधा से मालूम हुआ था। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि आप हम लोगों को भी एक दावत जरूर देंगे, लेकिन कुछ मालूम ही नहीं हुआ।
एक बार सुधा जी ने मुझे आपके यहाँ भेजा तो मालूम हुआ कि आप लोगों ने मकान छोड़ दिया है। जी हाँ, मैं देहरादून में थी। अम्मी जान वगैरह सभी वही थी। अभी हाल में वहाँ कुछ पनाहगीर पहुंचे। पनाहगीर? जी, पंजाब के सिख वगैरह। कुछ झगड़ा हो गया तो हम लोग चले आए। अब हम लोग यहीं हैं। अख्तर मियाँ कहाँ हैं? मिर्जापुर में पीतल का रोजगार कर रहे हैं। और उनकी बीवी देहरादून में थी। यह सजा क्यों दी आपने उन्हें? सजा की कोई बात नहीं। गेसू का स्वर घुटता हुआ सा मालूम दे रहा था। उनकी बीवी उनके साथ है। क्या मतलब? आप तो अजब सी बातें कर रही हैं। अगर मैं भूल नहीं करता तो आपकी शादी? जी हाँ। बड़ी ही उदास हंसी हंसकर गेसू बोली। आपसे चंदर भाई मैं क्या छिपाऊंगी? जैसे सुधा वैसे आप। मेरी शादी उनसे नहीं हुई। अरे, गुस्ताखी माफ कीजिएगा। सुधा तो मुझसे कह रही थी कि अख्तर मुझसे मोहब्बत करते हैं। गेसू बात काट कर बोली और बड़ी गंभीर हो गई और अपनी चुन्नी की छोर में टंगे हुए सितारों को तोड़ती हुई बोली, मैं सचमुच समझ नहीं पाई कि उनके मन में क्या था। उनके घर वालों ने मेरे बजाय फूल को ज्यादा पसंद किया। उन्होंने फूल से ही शादी कर ली। अब अच्छी तरह निभ रही है दोनों की। फूल तो इतने अरसे से एक बार भी हम लोगों से मिलने नहीं आई। अच्छा? चंदर चुप होकर सोचने लगा। कितनी बड़ी प्रवंचना हुई है इस लड़के की जिंदगी में, और कितने दबे शब्दों में यह कहकर चुप हो गई। एक भी आंसू नहीं, एक भी सिसकी नहीं, संयत स्वर और फीकी मुस्कान, बस। चंदर चुपचाप उठकर अंदर गया। महाराजिन आ गई थी। कुछ नाश्ता और शरबत भेजने के लिए कहकर चंदर बाहर आया। गेसु चुपचाप लान की ओर देख रही थी, शून्य निगाहों से। चंदर आकर बैठ गया और बोला, बहुत धोखा दिया आपको। छी, ऐसी बात नहीं करते चंदर भाई। कौन जानता है कि यह अख्तर की मजबूरी रही हो। जिसको मैंने अपना सरताज माना, उसके लिए ऐसा सवाल भी दिल में लाना गुनाह है। मैं इतनी गिरी हुई नहीं हूं कि यह सोचूं कि उन्होंने धोखा दिया। गेसु दांत तले जबान दबाकर बोली। चंदर दंग रह गया। क्या गेसु अपने दिल से कह रही है? इतना अखंड विश्वास है गेसु को अख्तर पर? शरबत आ गया था। गेसु ने तकल्लुफ नहीं किया, लेकिन बोली, आप बड़े भाई हैं, पहले आप शुरू कीजिए। आपको फिर कभी अख्तर से मुलाकात नहीं हुई? चंदर ने एक घूंट पीकर कहा। हुई क्यों नहीं? कई बार वह अम्मी जान के पास आए। आपने कुछ नहीं कहा? कहते क्या? यह सब कहने सुनने की बातें होती हैं। और फिर फूल वहां आराम से है। अख्तर भी फूल को जान से ज्यादा प्यार करते हैं। यही मेरे लिए बहुत है। और अब कहकर क्या करूंगी? जब फूल से शादी तय हुई और वे राजी हो गए, तभी मैंने कुछ नहीं कहा। अब तो फूल की मांग, फूल का सुहाग मेरे लिए सुबह की अजान से ज्यादा पाक है। गेसु ने शरबत में निगाहें डुबोते हुए कहा। चंदर क्षण भर चुप रहा, फिर बोला, अब आपकी शादी अम्मी जान कब कर रही हैं? कभी नहीं। मैंने कष्ट कर लिया है कि मैं शादी ताउम्र नहीं करूंगी। देहरादून के मैटरनिटी सेंटर में काम सीख रही थी। कोर्स पूरा हो गया। अब किसी अस्पताल में काम करूंगी। आप? क्यों? आपको ताज्जुब क्यों होता? मैंने अम्मी जान से इसके लिए राजी कर लिया है। मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। चंदर ने शरबत से बर्फ निकालकर फेंकते हुए कहा, मैं आपकी जगह होता तो दूसरी शादी करता और अख्तर से भरसक बदला लेता। बदला? गेसु मुस्कुराकर बोली, छी चंदर भाई, बदला, गुरेज, नफरत, इन सब से आदमी कभी सुधरा है न सुधरेगा। बदला और नफरत तो अपने मन की कमजोरी को जाहिर करती है। और फिर बदला मैं लूं किससे? उससे दिल की तन्हाइयों में मैं जिसके सजदे पढ़ती हूँ। यह कैसे हो सकता है? गेसु के माथे पर विश्वास का तेज दमक उठा। उसकी बीमार आंखों में धूप लहरा उठी और उसके कंचन लता सा तन जगमगाने लगा। कुछ ऐसी दृढ़ता उसकी आवाज में थी, ऐसी गहराई थी उसकी ध्वन में कि चंदर देखता ही रह गया। वह जानता था कि गेसु के दिल में अख्तर के लिए कितना प्रेम था। वह यह भी जानता था कि गेसु अख्तर की शादी के लिए किस तरह पागल थी। वह सारा सपना ताज के महल की तरह गिर गया और परिस्थितियों ने नहीं, खुद अख्तर ने धोखा दिया। लेकिन गेसु है कि माथे पर सिकन नहीं, भौहों में बल नहीं, होठों पर शिकायत नहीं। नारी के जीवन का यह कैसा अमिट विश्वास था। यानी जिसे गेसु ने अपने प्रेम का स्वर्ण मंदिर समझा था, वह ज्वालामुखी बनकर फूट गया
और उसने दर्द की पिघली आग की धारा में गेसु को डुबो देने की कोशिश की, लेकिन गेसु है कि अटल चट्टान की तरह खड़ी है। चंदर के मन में कहीं कोई टीस उठी। उसके दिल के धड़कनों ने कहीं पर उससे पूछा, और चंदर, तुमने क्या किया? तुम पुरुष थे, तुम्हारे सबल कंधे किसी के प्यार क्यों नहीं ढो पाए चंदर? लेकिन चंदर ने अपने अंतःकरण की आवाज को अनसुनी करते हुए पूछा, तो आपके मन में जरा सा भी दर्द नहीं अख्तर को न पाने का? गुनाहों का देवता आज यहीं खत्म होता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।